स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ लो क्या है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि यहाँ पर हम ये लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी बुक है उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, 5 या 6 पॉइंट होंगे और हर टॉपिक पे मान के चलो 1 या 2 चैप्टर, किसी किसी पे 3 चैप्टर है, तो टोटल मतलब 10-12 चैप्टर का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बन रहा है हमारा। ठीक है ना, तो समझते हैं। सबसे पहला जो है आपका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, पहला पॉइंट। मैं सिर्फ नेशनल इनकम लिख रहा हूँ। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम स्टार्टिंग में, या पहले तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसके बाद जो हमारा जो है सम एग्रीगेट्स आएगा कि ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो है नेशनल इनकम का चैप्टर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो नेशनल इनकम के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि देश के नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर एक आध चीजें और आ जाती है, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस क्या है पॉइंट कहते हैं, जीडीपी और एनडीपी। नेशनल इनकम के अंदर और पॉइंट क्या सीखेंगे हम लोग कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और एनडीपी अभी बता रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो जीडीपी के अंदर हम लोग पूरा देश के अंदर जितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो कैलकुलेशन की जाती है, तो ये नेशनल इनकम के अंदर ही आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक तो हो जाएगा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन सीखते हैं हम किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है ना, दूसरा है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से जनरेट किया जाए। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जाए, उसके क्या क्या तरीके हैं कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टॉपिक रहेगा हमारा, टॉपिक है 2-3 चैप्टर है मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद है थ्योरी ऑफ मनी, अच्छा टॉपिक है, पहले ही पढ़ चुके हो। मैं मनी एंड बैंकिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग क्या पढ़ेंगे, मनी क्रिएशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारी पूरी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का। ठीक है, मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक किस तरीके से 1 रुपए से 10 रुपए बनाते हैं। ठीक है, वो तरीका सीखेंगे। ठीक है, जिसे मनी क्रिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर पहले मनी, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ लिया, ये सब पढ़ेंगे। और इसी के अंदर हमारा आरबीआई भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि हमारे देश के अंदर फ्लो फंड को रेगुलेट करता है, कितना पैसा मार्केट के अंदर जाना चाहिए, कितना पैसा नहीं जाना चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग मनी एंड बैंकिंग के अंदर। अगला पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, अरे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लिख देता हूँ ना, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये प्रॉब्लम तब आती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कब आती है, जब हम लोगों ने मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो देश है हमारा, ये इकोनॉमी है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब आता है, जब आपका एडी इज इक्वल टू एएस होता है। आगे चलते चैप्टर आएगा एक, ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, पर सिचुएशन कब खराब हो जाती है, जब एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए या फिर एडी लेस देन एएस हो जाए। तो इन कंडीशन को किस तरीके से टैकल करना है, कैसे इनसे बचना है। ठीक है, और अगर कभी देश के अंदर ये चीजें आ जाती है तो गवर्नमेंट एंड आरबीआई मिल करके इसको किस तरीके से ठीक करती है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अगला पॉइंट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या रोल है भाई, बजट, ठीक है ना, बजट पास करना, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, आई बस नहीं, इन सब चीजों को जो है हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ लिख दूं, एक्सचेंज रेट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहलाता है, मतलब कहने का है कि आप अपने देश से फॉरेन कंट्रीज को कितना पेमेंट करते हो और फॉरेन कंट्रीज से कितना पेमेंट लेते हो। पैसा कब लिया जाता है, जब आप एक्सपोर्ट करोगे, और पैसा कब दिया जाता है, जब आप इंपोर्ट करोगे। समझ में बात। तो इन चीजों से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक्सचेंज ये के अंदर ये समझेंगे कि भाई कितना पैसा हम लोगों ने विदेशों को दिया और कितना लिया। ठीक है, दूसरा चीज ये देखेंगे एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। एक्सचेंज रेट क्या है, आपको $1 के बदले कितने रुपए देने पड़ते हैं, ये आपका एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा
डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेंगे, कि डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी, तो एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा। समझ में आई बात। तो ये मेन टॉपिक है जो हमारी पूरी की पूरी बुक बनती है इससे।